लंदन के इस अखबार ने भक्तों के विश्वगुरु की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दिया है। जी हां, भारत की गोदी मीडिया को कब्जे में लेने के बाद दुनिया भर में ढोल बजने का नाटक दिखाने के लिए हुजूर ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब देखिए दुनिया के बड़े बड़े अखबार कैसे ढोल का नगाड़ा बना रहे हैं। इस अखबार की हेडलाइन पढ़ के यदि आपको गजब बेइज्जती वाली फीलिंग नहीं आ रही है तो फिर समझिए कि आप अंधभक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। इस अखबार ने साफ साफ लिखा है कि कोई भी अवार्ड दे दो, मोदी दौड़े दौड़े चले आएंगे। हालांकि ये बात मैंने खुद पिछले दिनों एक वीडियो में कहा था इसमें, लेकिन हमारे कहने और लंदन के इस बड़े अखबार के कहने में बात अलग हो जाती है। समझने वाली कहानी ये है कि इस अखबार ने दुनिया भर से औने पौने अवार्ड बटोरने के भारतीय प्रधानमंत्री के कारनामों के कई उदाहरणों को भी छाप दिया है। लोग कहने लगे हैं कि ऐसा लगता है बचपन में और जवानी में शिक्षा के दौरान कथित रूप से कोई अवार्ड न पाने की खुन्नस भक्तों के भगवान इस रूप में निकाल रहे हैं। बहरहाल इस अखबार ने क्या क्या छापा है और कैसे कैसे छापा है एकदम आसान भाषा में देखेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे चीन की। क्या आपको पता है कि चीन शायद जब चाहे एक झटके में भारत की ज्यादातर व्यवस्था को पंगु बना सकता है, हमें आपको विकलांग बना सकता है, यानी हमारे पूरे सिस्टम को विकलांग कर सकता है, वो भी दूर बैठे। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है बल्कि घटना हो चुकी है। शहरों में जिस इलेक्ट्रिक रिक्शा यानी ई रिक्शा यानी टोटो में बैठ के हम और आप टुक 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 करते हुए घूमते फिरते हैं, हवा लेते हैं, उस टोटो को बड़ी संख्या में मोबाइल के जरिए बंद कर दिया गया और जहां तहां ये टोटो कथित रूप से खड़े हो गए। इसी बीच खबर आई है कि पिछले वर्षों में भारत ने चीन समेत उन देशों की कंपनियों पर सख्त नियम लगाए थे जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उन्हें सरकारी टेंडर में आने के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन और जांच की जरूरत थी, लेकिन हाल ही में गुजराती जोड़ी की सरकार ने चीन की 4 कंपनियों को विशेष छूट दिया है 2 साल के लिए। यह विशेष छूट क्या है, किस क्षेत्र में है और यह आशंका क्यों जताई जा रही है कि एक झटके में चीन हमें पंगु तक बना सकता है, हमारी पूरी व्यवस्था को रोक सकता है। इस पर एकदम आसान भाषा में और कम शब्दों में पूरी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टालने से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात इंटरनेशनल बेइज्जती करने वाले द गार्डियन अखबार की कर लेते हैं। इसने क्या लिखा है जरा देखिए। अखबार ने हेडलाइन लगाया कि मोदी को कोई भी अवार्ड दे दो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। मोदी घूम घूम के दुनिया भर के देशों से अवार्ड बटोर रहे हैं और विदेश यात्राओं में पुरस्कार पाने की उनकी आदत बन गई है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इन्हें कुछ पुरस्कार तो ऐसे दे दिए गए जिनका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था, यानी पुरस्कार तुरंत बना के गर्मा गर्म जलेबी की तरह मोदी को थमा दिया गया। न तो मोदी के पहले वो पुरस्कार किसी को मिला, न उसका नाम था, न अस्तित्व था, न मोदी के बाद किसी ने उस पुरस्कार को हासिल किया। हाल की घटना के बारे में हमने आपको बताया था। हुजूर सेशल्स गए थे, जैसे ही वहां पहुंचे उस छोटे से देश ने इन्हें गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड दे दिया और अपने सबसे बड़े सम्मान में से एक बताया। मगर हमने आपको पहले भी बताया था कि ये अवार्ड मात्र 2-3 दिन पहले ही बनाया गया, यानी मोदी के वहां पहुंचने से ठीक पहले बनाया गया और मोदी को थमा दिया गया एकदम गर्मा गर्म। समझने वाली बात यह है कि इतनी जल्दबाजी में यह अवार्ड बनाया गया कि सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स यानी इस देश ने अपने नाम की स्पेलिंग में ही गलती कर दिया। अब आप सोचिए कि उस अवार्ड की गंभीरता और अहमियत क्या होगी। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं तो हम उन्हें कुछ भी थमा देते हैं, भुलवा देते हैं। बचवा असली बंदूक मांगे तो नकली प्लास्टिक वाली बंदूक थमा के कहते हैं बचवा लो यही है असली बंदूक, मारो ठाए ठाए। ऐसा लगता है कि यहाँ भी वही हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सेशल्स ने AI से सर्टिफिकेट बनवा दिया था, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। पिछले दिनों हमने इस मामले पर विस्तार से इस वीडियो में बात किया था, दिखाया था कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सेशल्स की सरकार ने कहा था कि गलती से वर्किंग ड्राफ्ट सर्कुलेट हो गया, अवार्ड जेन्युइन है। अब आप सोचिए कि जो देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को अवार्ड दे रहा है वो अवार्ड देने में कितना सीरियस है कि कथित रूप से वर्किंग ड्राफ्ट ही पकड़ा दे रहा है। ये तो था एक ताजा मामला। ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले 12 साल में मोदी ने अवार्ड बटोरने में खास दिलचस्पी दिखाया है। अभी हाल ही में इजराइल गए थे, वहां इजराइल ने भी इनको एक ऐसा ही अवार्ड पकड़ा दिया, मेडल ऑफ द नेसेट। समझने वाली बात यह है कि ये अवार्ड भी पैदा होते ही पहले मोदी को मिला और मोदी के बाद किसी को नहीं मिला। इसी तरह गार्डियन ने साल 2019 के फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड का जिक्र भी किया है। यह अवार्ड भी इकलौते मोदी ही थे जिन्होंने प्राप्त किया। सरकारी प्रेस रिलीज में कह तो दिया गया कि यह अवार्ड हर साल किसी न किसी देश के लीडर को दिया जाएगा, लेकिन 2019 के बाद से इतना विश्वगुरु टाइप कोई लीडर नहीं मिला इस देश को कि यह अवार्ड उसको दिया जाए, खाली मोदी ही लेकर बैठे हैं। यानी यहां भी अवार्ड बनाया गया, मोदी को थमाया गया, इसके बाद उसका काम खत्म। गार्डियन ने लिखा है कि मोदी की विदेश यात्राओं में अब अवार्ड मिलना एक तरह से तय हो गया है, यानी यात्रा हो रही
रही है तो साथ में कोई न कोई सम्मान भी मिलेगा, ये धारणा बन गई है। लोग अब यहाँ तक लिखने लगे हैं कि दरअसल ये मोदी समर्थकों को दिखाने के लिए किया जाता है। नीलांजन मुखोपाध्याय, जो कि मोदी की बायोग्राफी भी लिख चुके हैं, इनका कहना है कि दुनिया भर से अवार्ड लेने की एक कोशिश मोदी की पर्सनालिटी ड्राइव इन पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वो अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने महान हैं, दुनिया उन्हें कितना सम्मान देती है और भारत की बढ़ती ताकत मोदी की पर्सनालिटी की वजह से। इतना ही नहीं, गार्डियन कहता है कि पिछले एक साल में मोदी इथियोपिया के ग्रेट ऑनर निशान पाने वाले पहले फॉरेन हेड ऑफ स्टेट बने। इसी तरह त्रिनिदाद और टोबैगो में भी वे पहले फॉरेन हेड ऑफ स्टेट बने। यानी कुल मिलाकर सारी कहानी लंदन के इस अखबार ने हेडलाइन में ही छिपा दिया है, छाप दिया है। मोदी को कोई भी अवार्ड पकड़ा दो, वो भागे भागे आ जाएंगे। सोचिए कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए बदनामी का ये कितना बड़ा सबब है। हमारे प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए कथित रूप से इतने लालायित रहते हैं और अपने समर्थकों को टोपी पहनाने के लिए इतने उतावले हैं कि दुनिया के छोटे छोटे देश, जिनका नाम तक किसी को नहीं पता, अभी अभी जितने देशों का नाम मैंने बोला, आप दर्शक ही कमेंट में बताइएगा कि उनमें से कितने देशों का नाम आपने सुन रखा है और किसकी क्या हैसियत है। कुछ ऐसे देशों ने भी प्रधानमंत्री को बुला के अवार्ड थमा दिया जिनकी कुल आबादी उतनी ही है जितनी हमारे यहाँ जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भीड़ जुट जाती है। तो गार्डियन ने जो लिखा है इसमें कुछ भी आधारहीन नहीं है। इनके ये सब लिखने से पहले ही हमने विस्तार से दिखाया था कि कैसे हुजूर अवार्ड लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए और फिर उस फोटो के माध्यम से अपने समर्थकों को टोपी पहनाने के लिए हद से ज्यादा लालायित रहते हैं। मुझे तो उन बेचारे भक्तों की मानसिक स्थिति पर भी तरस आता है और विश्वगुरु की भी, कि एक व्यक्ति को इस तरह से इंटरनेशनल बेइज्जती करा के उल्टा सीधा अवार्ड लेके भक्तों को भुलवाने की कोशिश करनी पड़ती है और भक्त बेचारे ऐसे उल्टे सीधे अवार्डों से भुलवाए जाते हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही अवार्ड बटोर के तो हमें विश्वगुरु बनना है जी, और बनेंगे जरूर, चाहे भले चाइना एक झटके में हमें विकलांग बना दे। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। पिछले दिनों इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें लोग दावा कर रहे थे कि BAT नाम के चीनी ऐप से ई रिक्शा की बैटरी से लोग अपने फोन को जोड़ लेते हैं और गाड़ी को जहां तहां बंद कर देते हैं। यानी ई रिक्शा के भीतर जो बैटरी लगी है उस बैटरी में संभवतः ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन को कनेक्ट करने का सिस्टम है और राह चलते कोई भी अपने फोन से उस ई रिक्शा की बैटरी को कनेक्ट करके जहां तहां रोक सकता है। सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियो भी दिखे जहां कुछ लोगों को ऐसे ही उनका रिक्शा बंद करवा के परेशान किया गया। कथित रूप से ये खबरें बताती हैं कि ये जो ऐप है ये ब्लूटूथ इनेबल्ड लिथियम बैटरी से कनेक्ट हो सकता है। इस ऐप में दिखता है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, टेम्परेचर कितना है, करंट कितना है और बैटरी कितनी चार्ज है, किस स्थिति में है। और कथित रूप से ऐप के जरिए ही बैटरी का पावर आउटपुट बंद किया जा सकता है और जैसे ये बंद होता है ये रिक्शा आगे नहीं चल सकता, रास्ते में फंस जाता है। तमाम वायरल वीडियो में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। दिल्ली के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ई रिक्शा में लगे चीन निर्मित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में ब्लूटूथ सिक्योरिटी बहुत कमजोर है, ऑथेंटिफिकेशन की कमी है। इसके कारण कोई भी व्यक्ति जो ये रिक्शा के आसपास खड़ा है वो बैटरी सिस्टम से जुड़ सकता है, अपने मोबाइल फोन को जोड़ सकता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, बाकी देखते जाइए कि चीन के मामले में भाजपाई सत्ता कितनी जांच करती है, ये तो आप सबको पता ही है। अरे भाई, जब कथित रूप से चीन ने हमारा 4000 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन कब्जा कर लिया और हमारे विश्वगुरु ने आके कह दिया कि न कोई गुस्सा है न कोई गुस्सा हुआ है, तो फिर आगे बचा ही क्या है। यहाँ भी वैसे ही कोई कहानी कह दी जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि ये सब कुछ हमारे लिए कितना खतरनाक है। 150 करोड़ की आबादी वाला देश एक छोटा सा ई रिक्शा और बैटरी नहीं बना सकता। ये कितना खतरनाक है और कितना शर्मनाक है कि चलते चलते किसी ई रिक्शा को बंद किया जा सकता है। सोचिए कि रास्ते में रिक्शा जा रहा है, किसी ने बंद कर दिया, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और यदि चीन जैसा भारत का दुश्मन देश हमें परेशान करना चाहे, टॉर्चर करना चाहे, तो वो इकट्ठे भारत में कितने लाख या करोड़ ई रिक्शा को प्रभावित कर सकता है। आप कहेंगे कि ब्लूटूथ का रेंज कितना होता है। सवाल ब्लूटूथ के रेंज का नहीं है, सवाल यह है कि उस ई रिक्शा में और न जाने कौन कौन सा सिस्टम लगा के चाइना वाले हमें बेच रहे हैं, कौन जानता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खबरें चल रही थी ना कि भारत में तमाम जगहों पर जो सीसीटीवी लगा है वो चाइनीज कंपनी का है और कथित रूप से चीन वाले वहां बैठ के देख रहे हैं कि कौन सी सड़क पे सेना का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो आप जरा सोचिए कि क्या पहले कभी इस बात का अंदाजा लगा था कि हमारा सीसीटीवी कैमरा दूर से बैठ के चीन कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है। आप देखिए कि हमारे यहाँ ईवी कारों का खूब प्रचार किया जा रहा है। जब छोटे छोटे ई रिक्शा में इतना बड़ा कांड हो सकता है तो तमाम ईवी कारों में क्या क्या नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि बहुत सारी भारतीय कंपनियां भी तो ईवी कार बना रही हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां भी जो ईवी कार बना रही है उसके पार्ट कहां से आ रहे हैं? उसका भी तो ज्यादातर सामान चीन जैसे देशों से ही आ रहा है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादातर माल वहीं का लगा है।
यदि ई रिक्शा में इतना सारा कांड किया जा सकता है तो ईवी गाड़ियों में तथा अन्य भी जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, कोई भी इक्विपमेंट है, उसमें क्या क्या नहीं किया जा सकता। हम सबके हाथ में जो फोनवा है, वो फोनवा में क्या क्या नहीं हो रहा होगा, क्या क्या नहीं किया जा सकता है, क्या आपको पता है? क्या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता? सवाल है कि यदि भारत में चीन का इस लेवल पे घुसपैठ है तो हमारा कोई भी सिस्टम, हमारी कोई भी व्यवस्था सुरक्षित है क्या? चीन एक झटके में हमें पंगु नहीं बना सकता है क्या? अब एक बड़ा मामला यहाँ देखिए, साल 2020 में जब चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, कथित रूप से हमारा 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन कब्जा कर लिया, उसके बाद खूब हो हल्ला मचने के बाद गुजराती जोड़ी ने खूब बड़ा कदम उठाया था, बहुत बड़ा कदम उठाया, टिकटॉक बैन कर दिया, चीन को ध्वस्त कर दिया। इसी के बाद कुछ नियम ऐसे भी बनाए गए कि भारत के साथ जो देश लैंड बॉर्डर साझा करते हैं, यानी जमीनी बॉर्डर साझा करते हैं, वहां की कंपनियों को भारत में सरकारी टेंडर में आने के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन और जांच की जरूरत होगी। ऐसी कंपनियों के लिए स्पेशल शर्तें लगाई गई थी। लेकिन अब खबर आई है कि भारत सरकार ने भारत में फैक्ट्री चलाने वाली 4 चीनी मूल की कंपनियों को सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडर में बोली लगाने की विशेष छूट दिया है 2 साल के लिए। जी हाँ, अब ये 4 कंपनियां भारत सरकार की बेहद महत्वपूर्ण बिजली और पावर प्रोजेक्ट्स में सरकारी टेंडर में हिस्सा ले सकेंगी। पहले इन्हें विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी और गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब 2 साल के लिए नहीं लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि फिलहाल ये कंपनियां भारत में बिजली के क्षेत्र में तमाम उपकरण बनाती हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, बिजली के तार, हाई वोल्टेज स्विच गियर, गैस इंसुलेटेड स्विच गियर और भी बहुत सारे उपकरण। अब इन कंपनियों को और बड़े बड़े टेंडर भारत सरकार देगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सरकार ने ये छूट क्यों दिया, तो इसके पीछे के 3 कारण भी देख लीजिए और इन कारणों में विश्वगुरु का फेलियर देख लीजिए, उनकी असफलता देख लीजिए, उनका जुमला देख लीजिए। पहला तो यह है कि भारत को कुछ खास बिजली उपकरण और तकनीकी विशेषता की जरूरत है, यानी हमारे पास उपकरण नहीं है, टेक्निकल स्पेशलिटी नहीं है, यानी लोग नहीं है, इसलिए हमें चीन को घुसाना पड़ रहा है। हालांकि चीन घुसा पहले से है, उसे और ज्यादा सुविधा देनी पड़ रही है। भारतीय उद्योग कई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, यानी चीन अगर हमें माल देना बंद कर दे तो हम ऐसे बैठ जाएंगे। हमें चीनी टेक्नीशियनों की जरूरत है, यानी न तो हमारे पास कायदे के टेक्नीशियन हैं बिजली के क्षेत्र में, न ही हमारे पास उपकरण है। जो लोग चीन को लाल लाल आंख दिखाने आए थे वो 12 साल में यही भारत बनाए हैं कि कायदे का टेक्नीशियन और उपकरण तक नहीं बना पाए। जब चीन हमारे सैनिकों की हत्या करता है तो दिखावे के लिए, नौटंकी के लिए टिकटॉक बैन किया जाता है, तरह तरह के नियम कानून बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं और फिर अपनी मजबूरी दिखाते हुए इसी तरह से चीन की 4 कंपनियों को 2 साल की छूट दे दी जाती है। अब आप जरा सोचिए कि अगर मोबाइल ऐप के जरिए ई रिक्शा की बैटरी को कंट्रोल किया जा सकता है और कहीं भी किसी भी हाल में ई रिक्शा को खड़ा किया जा सकता है, तो फिर जब बिजली के क्षेत्र में देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में चाइनीज कंपनियां घुसी रहेंगी तो क्या पता वो बिजली के बड़े बड़े उपकरणों में कौन कौन सा यंत्र लगा रहे हैं। कभी बदला लेने के लिए एक झटके में पूरे भारत की बिजली ही रोक दें, गुल कर दें। जब कभी तनाव की स्थिति बने, युद्ध की स्थिति बने तो हमें इस तरह से फंसा दिया जाए। पिछले दिनों जब चाइनीज मीटर की बात हो रही थी तो यही सारे सवाल उठे थे, खासकर जम्मू कश्मीर में लगाने को लेकर। यह कितना खतरनाक है भारत की सुरक्षा के लिए, रणनीतिक रूप से यह कितना चिंताजनक है कि जो देश आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहता, हर तरह से बर्बाद करना चाहता है, उसने आपको आप ही के पड़ोसी देशों के माध्यम से चारों तरफ से घेर लिया है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में खुलकर वो पाकिस्तान का साथ देता है। आपके साथ कौन सा देश है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, सब तो उसकी झोली में जाके गिर चुके हैं। आपके खिलाफ, यानी दुश्मन का दोस्त भारत का दुश्मन ही हुआ और उसी दुश्मन देश की तमाम कंपनियों को हम अपने भीतर घुसाए जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि पावर सेक्टर कोई सामान्य कारोबार नहीं है। बिजली का ट्रांसमिशन नेटवर्क देश का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, मगर इसके बारे में बात कौन करेगा, काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री को यहाँ वहाँ घूम के उल्टे सीधे औने पौने दाम वाले अवार्ड लेने से फुर्सत नहीं है, फोटो खिंचाने से फुर्सत नहीं है, गृह मंत्री को देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियों को तोड़ने से फुर्सत नहीं है, विधायक सांसद खरीदने से फुर्सत नहीं है, हमारे रक्षा मंत्री को संसद में खड़े होकर झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारी चिंताओं को देखेगा कौन? आखिर चीन के साथ हमारे रिश्ते पिछले 6 साल में किस आधार पर मधुर हुए हैं कि 4 कंपनियों को ये विशेष छूट दे दी गई? कहने के लिए 2 साल के लिए दी गई है, यानी 2 साल का देते समय भी इन्हें ध्यान था कि मामला गड़बड़ है, चीन को लंबी छूट नहीं दी जा सकती। अगर लंबी छूट नहीं दी जा सकती तो 2 साल की छूट कोई कम है क्या? क्यों दी गई? 2 साल में वो न जाने कौन कौन सा सिस्टम बिठा ले भारत के भीतर। नारा लेके आए थे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। क्या हुआ उस मेक इन इंडिया का?
अपने विश्वगुरु का मेक इन इंडिया पूरी तरह से फेक इन इंडिया नजर आने लगा है। 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चीनी कंपनियों पर सख्ती की गई। अब क्या बदल गया कि उन्हें हम इतना भीतर उतार रहे हैं, स्पेशल छूट दे रहे हैं? इन 4 कंपनियों को ही चुनने का आधार क्या है? इनके सिक्योरिटी असेसमेंट और सिलेक्शन क्राइटेरिया सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? अगर ये कंपनियां भविष्य में भारत की सुरक्षा को लेकर खतरा बनती हैं तो क्या मोदी साहब की गुजराती जोड़ी इसकी जिम्मेदारी लेगी? बिजली ट्रांसमिशन जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी मूल की कंपनियों को काम देने से पहले साइबर सिक्योरिटी, रिमोट एक्सेस और डेटा सिक्योरिटी की क्या जांच की गई? क्या इसे सार्वजनिक रूप से देश के सामने रखा जाएगा? चले थे आत्मनिर्भर भारत बनाने, लेकिन चीन निर्भर भारत बनाते जा रहे हैं। कह दिया कि यह फैसला दूसरी कंपनियों के लिए मिसाल नहीं होगा, मगर सवाल तो यह है कि इन कंपनियों को छूट क्यों दी गई और ये भारतीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी है और गारंटी देगा कौन? वैसे भी वर्तमान सत्ताधारियों की गारंटी पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये तो आप सबको मालूम ही है। मामला सिर्फ चीन का ही नहीं है, भारत का पूरा बाजार और पूरा सिस्टम विदेश निर्भर होता जा रहा है। सोचिए, आज तक हम वेब सर्च इंजन तक में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, पूरी व्यवस्था अमेरिका ही चला रहा है। अमेरिकी गूगल यदि चाहे तो एक झटके में भारत की पूरी व्यवस्था को ठप कर दे, अर्थव्यवस्था ठप कर दे। आप कहेंगे कि कैसे? तो खाली एक लाइन सुन लीजिए। आप मेरी ये बात सुन रहे हैं गूगल के माध्यम से, यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब को आपने रजिस्टर किया है ईमेल के माध्यम से, ईमेल भी गूगल का है, जीमेल भी गूगल का है, और भी इस तरह की तमाम कंपनियां अमेरिकन हैं। आप जितने ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो सब लॉगिन भी ईमेल से होता है। लगभग पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम ईमेल से चलता है। यानी खाली ईमेल को बाधित करके ही अमेरिका जैसे देश भारत में बहुत बड़ा बड़ा खेला कर सकते हैं। यूं समझिए कि पूरा का पूरा इंटरनेट सिस्टम ही कहीं ना कहीं उनके कब्जे में है, और बिना इंटरनेट के, बिना कंप्यूटर के आप कर क्या लेंगे? ज्यादातर कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट से चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी उनका है, एप्पल भी उनका है। बाकी हमारे पास क्या है? हमारे पास है अंतरराष्ट्रीय जुमला, विश्व स्तरीय झुंझुना। इसे लेकर बजाते रहिए और विश्व गुरु बनने का सपना सजाते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोग तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।